नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। इस क्लास में भी हम पिछली क्लास की तरह 125 प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न थोड़े से आसान हैं तो कोशिश करिएगा कि 120 से ज़्यादा प्रश्न आपके सही हों। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है? मैं सिर्फ प्रश्न को पढ़ूंगी और उत्तर बताऊंगी। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है? आप अपना उत्तर कमेंट में देते रहिए। कसाई बाड़ा कहानी शिवमूर्ति की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? सही उत्तर है इसका पूर्वी हिंदी से। अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैनी के, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दर पुरैन के, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, पुरैन रहेगा। पुरैन यानी कमल का पत्ता होता है और इसका सही उत्तर है रूपक। इनमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? आपको बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है। अमृतलाल नागर द्वारा लिखित खंजन नयन जो है सूरदास की जीवनी है, जीवनी परक उपन्यास है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह कथन किसका है? आपको बताना है यह कथन किसका है। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने कुल 3 कहानियां ही लिखी हैं, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था, और तीनों ही बहुत ही अच्छी कहानियां हैं। उसने कहा था तो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? सही उत्तर है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 8 है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? सही उत्तर है कहानी बंग महिला की कहानी है। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार मानी जाती हैं बंग महिला, और उन्हीं की कहानी है दुलाई वाली। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता के लेखक कौन है? भूल गलती कविता के लेखक कौन है? सही उत्तर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविता है भूल गलती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज शमशेर बहादुर सिंह का है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द कैसा है? संकर है, देशज है, विदेशी है या तद्भव है? रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है? सही उत्तर है इसका संकर शब्द। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम है? एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम है? सही उत्तर है इसका माखनलाल चतुर्वेदी। इनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर है कफन। कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रकाशन वर्ष इसका 1936 है। अगला प्रश्न, आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? क्या कहा जाता है? सही उत्तर है इसका परमाल रासो। जगनिक की रचना है परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं हैं? सूरदास, मलुकदास, नंददास या छीत स्वामी? इनमें से कौन जो है अष्टछाप का कवि नहीं है? सही उत्तर है मलुकदास। सारे प्रश्न बहुत ही आसान हैं, इसलिए मैं फिर से कहूँगी कि आप लोग कम से कम कोशिश करिए कि 120 से ज़्यादा प्रश्न सही हों।
अष्टछाप के संस्थापक कौन हैं? आपको बताना है इसमें से अष्टछाप के संस्थापक कौन हैं। सही उत्तर है विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या सूफी साहित्य। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर है संत साहित्य। इसे संत साहित्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन हैं? सही उत्तर है गारसादा तासी। ठीक है, इस्तवार द लालित रेत्यूर दे इंदुई, ये हिंदुस्तानी इनका इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कबूतर खाना किसका उपन्यास है? कबूतर खाना किसका उपन्यास है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शैलेश मटियानी का उपन्यास है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संघर्ष किसका काव्य है? संघर्ष किसका काव्य है? गोपाल राय, गोपाल दास नीरज, महावीर प्रसाद या रेणु। सही उत्तर है गोपाल दास नीरज। अगला प्रश्न है सदादर्श किसकी पत्रिका है? लाला श्रीनिवास दास की, बाबू तोताराम की, प्रेम घन की या भारतेंदु की। सदादर्श किसकी पत्रिका है? तो यह है निवास दास की, यानी लाला श्रीनिवास दास की। परीक्षा में ऑप्शन इस तरह से भी दिया जा सकता है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। निवास दास, इनका पूरा नाम श्रीनिवास दास है और यह पत्रिका 1874 से प्रकाशित होती थी, इसका भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सरस्वती का प्रकाशन कब हुआ था? कब शुरू हुआ था सरस्वती का प्रकाशन, आपको बताना है। सही उत्तर है 1900 ईस्वी में। 1903 ईस्वी से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे थे, लेकिन यह 1900 से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है कि आ कैसा वर्ण है, कैसा स्वर है? विवृत है, अर्ध संवृत है, संवृत है या अर्ध संवृत है? तो आ जो है विवृत है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से योजक चिन्ह है? यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है। योजक चिन्ह है ऑप्शन नंबर 4 वाला, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 25 के बाद प्रश्न संख्या 26। काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है? दंडी का, हेमचंद का, मम्मट का या विश्वनाथ का? काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है? तो काव्य प्रकाश जो है मम्मट की रचना है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 है ज और य का पूर्ण रूप क्या है? यानी ज और य को मिलाकर इसमें से कौन सा अक्षर बनेगा, कौन सा वर्ण बनेगा? तो सही उत्तर है ज्ञ। ज और य का पूर्ण रूप है ज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं रीति सिद्ध कवि इनमें से कौन है? आपको बताना इसमें से रीति सिद्ध कवि कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न चांद पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? चांद पत्रिका हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका प्रकाशन 1920 ईस्वी से आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सबरस किसका ग्रंथ है? मुल्ला दाऊद, मुल्ला वजही, देवसेन या धवन। सबरस किसका ग्रंथ है? यह मुल्ला वजही का ग्रंथ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुल्ला वजही। अगला प्रश्न है इनमें से अद्वैतवादी कवि कौन है? कबीर, रहीम, सूरदास या तुलसीदास। इसमें से अद्वैतवादी कवि कौन है? और इसका सही उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सही उत्तर है 84। 84 सिद्ध माने जाते हैं, नौनाथ माने जाते हैं, 12 आलवार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है यामा किसका काव्य संग्रह है? यामा किसका काव्य संग्रह है?
सही उत्तर है महादेवी वर्मा का। यामा जो है महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है सेतुबंध किसका रेखा चित्र है? बनारसी दास चतुर्वेदी का, महादेवी वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का या शुक्ल जी का? सेतुबंध किसका रेखा चित्र है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है मैला आंचल किसका उपन्यास है? सही उत्तर है रेणु का। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्मृति लेख किसका संस्मरण है? स्मृति लेख किसका संस्मरण है? सही उत्तर है अज्ञेय का। अगला प्रश्न बाहुबली गीति नाट्य किसका है? कुंथा जैन का, चंद्रशेखर का, डॉक्टर विनय का या पंत का? बाहुबली गीति नाट्य किसका है? सही उत्तर है कुंथा जैन का। अगला प्रश्न है भारतेंदु की अंतिम यात्रा साहित्य कौन सा है? सरयू यात्रा, लखनऊ यात्रा, बलिया यात्रा या मेहदावल यात्रा? भारतेंदु का अंतिम यात्रा साहित्य कौन सा है? सही उत्तर है इसका बलिया यात्रा। यह भारतेंदु जी की अंतिम यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है रूस की सैर यात्रा साहित्य किसने लिखा है? सांस्कृत्यायन ने, नेहरू ने, भारतेंदु ने या यशपाल ने? रूस की सैर किसका यात्रा साहित्य है? तो यात्रा साहित्य यह है नेहरू जी का। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द का चयन करना है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 कौन सा सही होगा आपको बताना है। यह बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में और फिर भी विद्यार्थियों से गलती हो ही जाती है। दोनों जो आधा रहेंगे प्रश्न 40 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 40 के बाद प्रश्न संख्या 41 है झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? यह रचना है मैत्रेयी पुष्पा की, 1999 में प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातःकाल का समय या इनमें से कोई नहीं? निशीथ का क्या अर्थ होगा? सही उत्तर है अर्धरात्रि का समय। इसके लिए निशीथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? यानी जो अनुमिति का सिद्धांत है वह किसका है? सही उत्तर है आचार्य शंकुक का। अगला प्रश्न है हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द कौन सा है? हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द कौन सा है? सही उत्तर है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। अगला प्रश्न है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? और सही उत्तर है विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? किसने की थी पुष्टि मार्ग की स्थापना? तो वो थे वल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है आपको बताना है। सही उत्तर है निराला के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है आंसू शब्द कैसा है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशी है? आंसू शब्द कैसा है? सही उत्तर है इसका तद्भव। आंसू तद्भव है, उसका तत्सम हो जाएगा अश्रु। ठीक है, गंगा एक नाम है, गंगा का एक और नाम क्या है इनमें से? विष्णुपदी, हंससुता, सुरसर और धेनुमती। सही उत्तर हो जाएगा विष्णुपदी। गंगा का अन्य नाम विष्णुपदी भी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मानी, रानी, पानी, कहानी। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सही उत्तर है पानी। पानी स्त्रीलिंग नहीं है। जैसे मान लीजिए पानी बहता है कहते हैं, बहती है नहीं कहते हैं। ठीक है,
शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें इनमें से। प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 कौन सा सही हो जाएगा? सही है इसका ऑप्शन नंबर 3, कुमुदिनी होता है सही, इस तरह से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? रसखान, रहीम, नंददास या मीराबाई? प्रेम वाटिका भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रसखान की, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर है अरुण कमल, यह रचना अरुण कमल जी की है। अगला प्रश्न है पवन का शुद्ध संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका 1, पोधन अन पवन होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द कौन सा है? द्वंद्व समास का शब्द इसमें से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आज कल, यानी आज और कल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, आर्द्री शब्द का क्या अर्थ होगा? दुख, गीला, व्यर्थ या पर्वत? सही उत्तर हो जाएगा पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणकार कथाकार नहीं है? इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, सुदर्शन या अज्ञेय? इसमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? तो वह है सुदर्शन, बाकी तीनों जो हैं मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं। अगला प्रश्न है कनक कनकति सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न कठिन तब हो जाता जब इसके भेदों से पूछ लिया जाता कि यह इसमें यमक का कौन सा भेद है या अनुप्रास का कौन सा भेद है। हालांकि इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ठीक है। अथ शब्द का विलोम क्या होगा? अगला प्रश्न है अथ शब्द का विलोम क्या होगा? सही उत्तर है इति। अथ का विलोम शब्द हो जाएगा इति। अगला प्रश्न है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वियोगी हरि जी का वास्तविक नाम क्या था? प्रश्न संख्या 60 आपको बताना है। इनका नाम था हरि प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामकुमार वर्मा हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है माधव विलास के रचनाकार कौन हैं? लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, राम प्रसाद निरंजनी। माधव विलास किसकी रचना है? यह रचना है लल्लू लाल की। अगला प्रश्न खेचर का पर्याय क्या होगा? आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह या इनमें से सभी? खेचर का पर्याय क्या होगा इसमें से पर्यायवाची? सही उत्तर है यह सभी। आकाश में चलने वाला, पक्षी और ग्रह सभी के पर्यायवाची खेचर हैं। अगला प्रश्न है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, लाला जी करने लगे छठे हलमा से दान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? सही उत्तर है हास्य रस, इसमें हास्य रस है। अगला प्रश्न देखते हैं लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? किक, इक, अक, लोइक। आपको बताना है लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है और सही उत्तर है एक प्रत्यय। ठीक है। अगला प्रश्न है कागजी घोड़ा दौड़ाना का क्या अर्थ होता है? नकली घोड़ा दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, जांच पड़ताल करना या व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। और इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। अगला प्रश्न व्याप्त में संधि कौन सी है? विधन आप्त, व्याप्त, इसमें कौन सी संधि है? सही उत्तर है इसका यड़ संधि, इसमें यड़ संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 69 यानी 69, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण का प्रयोग हुआ है? बाणभट्ट, माघ, भारवी या श्रीहर्ष? किनको घंटा भी कहा जाता है? आपको बताना है घंटा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त होता है।
सही उत्तर है माघ के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयोग हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए। अगला प्रश्न है देशांतर काव्य कृति किसकी है? अज्ञेय की, नरेश मेहता की, धर्मवीर भारती की या मुक्तिबोध की? देशांतर काव्य कृति किसकी है? और सही उत्तर है इसका धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न है बुनी हुई रस्सी काव्य कृति किसकी है? बुनी हुई रस्सी काव्य कृति किसकी है? सही उत्तर है इसका भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला प्रश्न है लालटेन की छत उपन्यास किसका है? निर्मल वर्मा, मनु भंडारी, उषा प्रेमवदा, जयशंकर प्रसाद। लालटेन की छत निर्मल वर्मा का उपन्यास है। यह निर्मला वर्मा नहीं है, निर्मल वर्मा ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? उषा प्रियंवदा, चित्रा मुदगल, मनु भंडारी, निर्मल वर्मा। सही उत्तर है मनु भंडारी। आपका बंटी मनु भंडारी का उपन्यास है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है इसमें। योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? राजा शिव प्रसाद सिंह, राजा राम प्रसाद निरंजनी, राजा राम मोहन राय या सदल मिश्र। योग वासिष्ठ के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी कवि इनमें से कौन है? इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन है? सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने काव्य जीवन के उत्तर में यानी बाद में अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन हो गए थे? तो वो हुए थे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी समीक्षक इनमें से कौन से हैं? शुक्ल जी, गुलाब राय, रामविलास शर्मा या श्याम सुंदर दास। तो प्रगतिवादी जो समीक्षक हैं वो रामविलास शर्मा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न जो है एक कथन है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन किसका है? और यह भी बार बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, आपका रिवीजन हो जाएगा। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का। अगला प्रश्न है प्लवंग शब्द का क्या अर्थ है? ये यहाँ पर अंग की मात्रा भी रहेगी। प्लवंग शब्द है। प्लवंग शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है बंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है योग रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 81 है। इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा दशानन। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है? रानी, रंक, प्रजा, सेना। इसमें से राजा का विलोम कौन नहीं है? तो वह है सेना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? आपको बताना है इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है। तो शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हतोत्साहित। यह शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? वह है जेसुआ केटलर। ठीक है। इन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था। अगला प्रश्न है तिलचट्टा नामक रचना के रचनाकार कौन है? तिलचट्टा नाटक के रचनाकार कौन है? तिलचट्टा जो रचना है वह मुद्रा राक्षस की है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? यानी जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? कमेंट में अपने उत्तर देते रहिए। यह भट्ट केदार की रचना है। फास्ट कर रहे हैं हम इसको, तो फास्ट आंसर दीजिए। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 87 है। अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क या आधे अधूरे। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक आपको बताना है इनमें से कौन सा है। सही उत्तर है इसका अंधा युग। ठीक है। किसकी रचना है अंधा युग? कमेंट में ये भी बताइए। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है?
लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल या आषाढ़ का एक दिन। कौन सा इसमें से नाटक मोहन राकेश का नहीं है? सही उत्तर है इसका रक्त कमल। यह मोहन राकेश का नहीं है, बाकी तीनों मोहन राकेश के नाटक हैं। अगला प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उक्ति के लेखक कौन हैं? मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, वामन। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। किसकी उक्ति है? तो यह है विश्वनाथ की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? छायावाद की, प्रयोगवाद की, प्रगतिवाद की या नई कविता की? घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद जो है प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। अगला प्रश्न है नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होली। इस पंक्ति के कवि कौन हैं? सेनापति, घनानंद, ठाकुर या पद्माकर। यह किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है पद्माकर की पंक्तियां हैं यह। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है, यानी कालिदास का है? उत्तर रामचरितम, वृक्षकटिकम, मुद्रा राक्षस या मालविकाग्निमित्रम। जो रचना कालिदास की है वह है मालविकाग्निमित्रम, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का करुणालय का नाट्य रूप क्या है? यानी जयशंकर प्रसाद की जो रचना है करुणालय, इसका रूप क्या है? गीति नाट्य है, नाटक है, रेखा चित्र है या उपन्यास है? सही उत्तर है गीति नाट्य। अगला प्रश्न देखते हैं आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? शांत रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। तो आदिकाल का एक अन्य नाम वीर गाथा काल भी है, तो इसका प्रमुख रस जो है वह वीर रस हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या श्याम नारायण पांडे। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की कविताओं में यानी रचनाओं में प्रकट हुआ है? वो थे मुकुटधर पांडे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है ग्वालियर की बोली इनमें से कौन सी है? बुंदेली है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है या कन्नौजी है? ग्वालियर की बोली इनमें से कौन सी है? तो वह हो जाएगी बुंदेली। ठीक है। अगला प्रश्न है गोधूल का तद्भव क्या है? गोधूम का तद्भव क्या है? गेहूं है, गोबर है, गाय है या गोधन है? तो गोधूम का जो तद्भव है वो होता है गेहूं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? जिजीविषा, जिगीषा, विजयेच्छा, जयेच्छु। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है आपको, वह हो जाएगा जिगीषा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 98 के बाद प्रश्न संख्या 99 है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो वह हुई है मागधी अपभ्रंश से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठात्मक रचना है, यानी इसमें से किस रचना में करुण का प्रतिष्ठापन किया गया है रस के राजा के रूप में? और सही उत्तर है इसका उत्तर रामचरितम में। अगला प्रश्न है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हमेशा ही उन प्रश्नों को हमें जरूर ही याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब आ जाते हैं और गलत हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है। सही उत्तर है विभावना। अगला प्रश्न देखते हैं काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः। काव्य गुण का यह सूत्र किसने लिखा है? आपको बताना है काव्य गुण का यह सूत्र किसने लिखा है। काव्य गुण का यह सूत्र जो है दंडी का है, माफ करिएगा वामन का है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 वामन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुख दुखात्मको रस कहने वाले आचार्य कौन है? सुख दुखात्मक रस
कहने वाले आचार्य कौन हैं? सही उत्तर है रामचंद्र गुड़चंद्र। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? भारवी, भास, श्रीहर्ष या राजशेखर? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है राजशेखर। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो यह पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा एवं भक्ति, श्रद्धा भक्ति निबंध से। अगला प्रश्न है, नारी स्वभाव सत्य सब कहहीं, अवगुण आठा सदा उर रहहीं। यह पंक्ति किसकी है? सूरदास की, तुलसीदास की, रहीम दास की या रसखान की? नारी स्वभाव सत्य सब कहहीं, अवगुण आठा सदा उर रहहीं। तो यह तुलसीदास की पंक्तियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगर प्रश्न को कठिन बनाना होता तो अनुप्रास के भेद पूछा जाता। ठीक है। अगला प्रश्न है, परख उपन्यास के रचयिता कौन है? यानी परख उपन्यास किसका है? यशपाल का, अज्ञेय का, जैनेन्द्र कुमार का या रेणु का? परख उपन्यास किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, हवा धीरे धीरे चल रही है में धीरे धीरे क्या है? विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है या संज्ञा है? हवा धीरे धीरे चल रही है, यह है क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कैंची किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या उर्दू? कैंची जो है किस भाषा का शब्द है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, फिर से हमें नाथों की संख्या बतानी है। नाथों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा 9 नाथ थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, रसराज के रचनाकार कौन हैं? भूषण, मतीराम, चिंतामणि, भिखारीदास? रसराज के रचनाकार कौन है? रसराज रचना जो है मतीराम की है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? ऊपर से थोड़ा सा कट गया है मात्राएं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है अज्ञेय की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, धार उपन्यास के लेखक कौन है? धार उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर है संजीव। संजीव का यह उपन्यास है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है यह। 1990 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। दलित उपन्यास है यह, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, मेरे नैना विरह की बेल भई पंक्ति किसकी है? मीराबाई की, सूरदास की, बिहारी की या घनानंद की? मेरे नैना विरह की बेल भय, सही उत्तर है सूरदास। यह पंक्तियां सूरदास की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद किस बोली क्षेत्र में आता है? इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है। तो परीक्षा में अब प्रयागराज पूछा जाएगा। तो प्रयागराज किस बोली क्षेत्र में आता है? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या उर्दू? हम सभी जानते हैं इलाहाबाद अवधी के क्षेत्र में आता है। अवधी बोली वहाँ पर बोली जाती है स्थानीय लोगों द्वारा। बीजक के संकलनकर्ता कौन है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीजक कबीरदास की रचनाओं का संकलन है, जिसका संकलन किया था कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने। अगला प्रश्न है, तद्भव किसकी पत्रिका है? अखिलेश की, मिथिलेश की, प्रयाग शुक्ल की या अज्ञेय की? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अखिलेश की। ठीक है। अगला प्रश्न है, विलोम किसका पात्र है? कि इनमें से किस रचना का पात्र विलोम है? आषाढ़ का एक दिन, झूठा सच, तमस या चंद्रगुप्त? विलोम जो है आषाढ़ का एक दिन का पात्र है। मोहन राकेश की रचना है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 120। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? जन्म नहीं, जन्म। कब हुआ था? 1880 में, 1889 में, 1864 में या 1884 में?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। शुक्ल जी का जन्म 1884 में हुआ था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? सरहपा, लुईपा, पुष्पदंत और धनपाल। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत सारी त्रुटियां हैं। यहाँ पर लुईया नहीं रहेगा, लुईपा रहेगा। तो हिंदी के प्रथम कवि जो है सरहपा हैं। इनको माना था राहुल सांकृत्यायन ने, लेकिन सर्वमान्य मत है कि हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। अगला प्रश्न है, केसरी किसका पर्यायवाची है? हनुमान का, सिंह का, मछली का या हिरण का? केसरी जो कहते हैं वो सिंह को कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1935, 1963 में, 1936 में, 1935 में, 1921 में। गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कामायनी खंड काव्य है, माफ करिएगा, प्रश्न है कामायनी काव्य कैसा है? खंड काव्य है, गीति काव्य है, महाकाव्य है या चंपू काव्य है? तो कामायनी जो है एक महाकाव्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 125 यानी अंतिम प्रश्न है, पादप का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है पेड़। पादप का पर्यायवाची पेड़ होता है। तो इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलेंगे अगली प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई मन से कीजिएगा।